नमस्कार। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आयोजित इस ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण कार्य में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, रवापुरी सठेली, मुजफ्फरनगर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 संस्कृत विषय में महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित चंद्रापीड़ कथा का उत्तरार्ध भाग प्रारंभ करेंगे। पूर्व भाग आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम महाकवि बाण भट्ट के जीवन परिचय के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। कुछ संक्षिप्त बिंदुओं के आधार पर करेंगे। बाण भट्ट संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। हर्षचरित के अनुसार इनके वंश प्रवर्तक वत्स ऋषि थे और इसी गोत्र में कुबेर नामक विद्वान पैदा हुए। कुबेर के अच्युत, ईशान और हर पाशुपत, ये 4 पुत्र हुए। इन्हीं पाशुपत के पुत्र अर्धपति हुए और अर्धपति के पुत्र चित्रभानु और चित्रभानु के पुत्र बाणभट्ट हुए। इनकी माता का नाम राजदेवी था। जन्म स्थान एक प्रीति नामक गांव था। जब ये बचपन में ही इनके माता स्वर्ग सिधार गई और जब ये 14 वर्ष के आयु के थे तब इनके पिता भी जो है काफी देहावसान हो गया। अब इसके बाद वे अपने मित्रों के साथ देशाटन पर निकल जाते हैं। अनेक गुरुकुलों, अनेक विद्वानों के संपर्क में आए, विद्वत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। राजा हर्षवर्धन के भाई, एक बार कृष्ण से इनकी मुलाकात होती है, वो इनको अपने साथ ले जाते हैं और राजा हर्षवर्धन अपनी सभा का पंडित इन्हें नियुक्त कर देते हैं। इनके जो जन्म समय में कोई विवाद नहीं है, जबकि अन्य जो कवि हैं संस्कृत के सब में विवाद है, क्योंकि किसी ने भी अपने विषय में नहीं लिखा। लेकिन इन्होंने अपने हर्षचरित में द्वितीय उच्छ्वास में अपना जीवन परिचय और अपने कुल का परिचय उन्होंने दिया है। हर्ष का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। दूसरा, चीनी यात्री हुएनसांग 629 से 645 ईस्वी तक वो भारत आया था, भारत का भ्रमण किया था और उसने अपने संस्मरण में कान्यकुब्ज के राज सिंहासन पर बैठे हुए सम्राट हर्षवर्धन का उल्लेख किया है। इन तीनों बातों से स्पष्ट है कि बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाना चाहिए और यही इनका समय का उचित समय है। अब इनके ग्रंथों का भी परिचय प्राप्त कर लेते हैं। मुख्य रूप से इनके 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में लिखी एक आख्यायिका है और कादंबरी एक कथा ग्रंथ है। हर्षचरित में जो पात्र हैं वो ऐतिहासिक पात्र हैं। कादंबरी क्योंकि काल्पनिक कथा है, पात्र भी इसके काल्पनिक हैं और इसको आधुनिक युग में इसको उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथ भी हैं। एक पार्वती परिणय नाटक है, इसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह का उल्लेख किया गया है। दूसरा चंडी शतक है, इसमें भगवती चंडी के 7 श्लोकों में उनकी प्रार्थना की गई है। मुकुट ताड़ितकम एक नाटक है, लेकिन वह अप्राप्य है, लेकिन उसको बताया यही जाता है कि वह भी बाण भट्ट जी द्वारा लिखा हुआ नाटक है। अब आते हैं बाण भट्ट की गद्य शैली।
का परिचय प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, ये सब बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। बाणभट्ट का जीवन परिचय दीजिए, बाणभट्ट की रचनाओं का परिचय दीजिए, उनके नाम लिखिए। इसी प्रकार उनकी गद्य शैली। तीसरा है कि गद्य शैली के अंतर्गत क्या क्या रीति आती है। रीति में इन्होंने पांचाली रीति का प्रयोग किया है। विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करना वो पांचाली रीति के अंतर्गत आता है। शैली, इनके समय में 4 शैलियां थी, जिसमें 3 शैलियों का प्रयोग इनके ग्रंथों में प्राप्त होता है। दीर्घ समासा, अल्प समासा और समास रहिता, तीनों शैलियों का इनका उन्होंने प्रयोग किया है। भाषा कैसी है इनकी? सरल है, सुबोध है, कोमल एकांत पदावली का प्रयोग हुआ। भाव और भाषा का अत्यंत सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। अलंकारों में इनकी जो ग्रंथ हैं, इनकी संपूर्ण कथा उत्प्रेक्षाओं और उपमाओं से व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि केवल उत्प्रेक्षा उपमाएं लिखी है का ही प्रयोग किया है। अनुप्रास, श्रेष्ठ, विरोधाभास आदि अन्य अलंकारों का भी प्रयोग इनके साहित्य में मिलता है, रचनाओं में मिलता है। रस की दृष्टि से बाण रस सिद्ध कवि है और श्रृंगार उनका सर्वप्रिय रस है। ये हमने आपका परिचय बाणभट्ट का दिया, जो आपके प्रश्नों में, बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब चंद्रापीड़ की कथा हम यहाँ से प्रारंभ करें, जो आपके पाठ्यक्रम में उत्तरार्ध भाग आपके पाठ्यक्रम में निश्चित किया गया है। पूर्वार्ध भाग आपने कक्षा 11 में पढ़ा है। इस भाग को प्रारंभ करने से पहले हम इस कथा को पूर्व कथा से, पूर्वार्ध की कथा से जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए हमें पूर्व ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसको हम पुनरावृत्ति एक बार करते हैं कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा कि प्राचीन काल में शूद्रक नाम का राजा था, विदिशा नाम की उसकी राजधानी थी। एक बार जब वह सभा मंडप में बैठा हुआ था तो एक चांडाल कन्या एक पिंजरा लेकर के उसके पास आती है और कहती है कि ये जो तोता है बहुत विद्वान है, बड़ा चमत्कारी है, इसे आप ले लीजिए। राजा की उत्सुकता बढ़ती है। उत्सुकता को शांत करने के लिए जो तोता है वह अपना परिचय देता है और कहता है कि बाल्यकाल में एक मुनि कुमार द्वारा जाबाली ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां मेरे बारे में अन्य मुनियों ने कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो उन्होंने, जाबाली ऋषि ने बताया कि अवंती में, उज्जैनी नाम की एक नगरी में तारापीड़ नाम का एक राजा था और सुकनास नाम का ब्राह्मण उसका मंत्री था। तारापीड़ को चंद्रापीड़ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और सुकनास को वैशंपायन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात चंद्रापीड़ को युवराज और वैशंपायन को उसका मंत्री घोषित कर दिया गया और कुलूत राजा की पुत्री पत्रलेखा चंद्रापीड़ की सेवा में नियुक्त की गई। इसके पश्चात वह दिग्विजय अभियान के लिए चंद्रापीड़ निकल जाता है और किरातों की नगरी स्वर्णपुर में पहुंचता है। वहां एक किन्नर का जोड़े का पीछा करते करते वह अच्छोद सरोवर के तट पर पहुंचता है। वहां देखता है कि शिव मंदिर में एक सुंदर कन्या पूजा कर रही है। पूछे जाने पर कन्या ने अपना परिचय दिया कि वह गंधर्व राज की पुत्री महाश्वेता है और महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र पुंडरीक ने उसे एक दिन देखा तो वह उस पर बहुत अत्यधिक मोहित हो गया और इतने मोहित हो गए कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया। एक दिन उनके मित्र पुंडरीक ने बताया, उसकी सूचना दी
कि उसकी जो है स्थिति ठीक नहीं है, तो यह जानकर रात्रि में ही मैं उससे मिलने वहां पर पहुंची। जब तक वह मर चुका था, मैंने उसके शरीर के साथ सती होने का निर्णय किया, लेकिन तभी कोई उनके शरीर को लेकर के आकाश में उड़ गया और आकाशवाणी हुई कि शाप के अंत में फिर तुम्हारा दोनों का मिलन होगा। इस प्रकार से अपनी बीती हुई कहानी को उन्होंने चंद्रापीठ से बताया। उसके पश्चात चंद्रापीठ का स्वागत किया, सत्कार किया। एक दिन वह महाश्वेता चंद्रापीठ को साथ लेकर के अपने प्रिय सखी कादम्बरी के पास उसको समझाने के लिए हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। यहां तक प्यारे बच्चों कक्षा 11 में आपने अध्ययन किया इसके पूर्वार्ध भाग में। अब इसके बाद की कथा प्रारंभ होती है अब यहां से। तो अब मैं समझता हूं कि आपको पिछली कहानी समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब तक आप पूर्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इससे उसको जोड़ नहीं पाएंगे, तब तक आगे की कथा समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो आइए इसको पहले हम इसको पढ़ेंगे और इसको भी आप भी ध्यानपूर्वक देखें, उच्चारण को देखें। सा तु समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरं कंठे जग्राह। महाश्वेतापि दृढ़तर दत्त कंठाग्रह तामवादीत। सखी कादम्बरी भारतवर्षे राजा तारापीडो नाम तस्यायम् आत्मजः चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगे अनुगतो भूमिमिमाम्। एष च दर्शनात् प्रवृत्ति में निष्कारण बंधुतां गतः कथिता चास्य बहुप्रकारं प्रिय सखी तत् अपूर्व दर्शनोऽयम् इति विमुच्य लज्जाम् अविज्ञातशीलः इत्यपहाय शंकां यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम् इत्यावेदिते तथा चंद्रापीडः प्रणामम् अकरोत्। प्यारे बच्चों, ये जो चंद्रापीठ कथा में से जो गद्य आता है, इस गद्य के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका अर्थ नहीं पूछा जाएगा, इसके आधार पर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन प्रश्नों को करने के लिए, प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें इसके अर्थ को समझना अति आवश्यक है। और साथ साथ हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि हम इस गद्यांश में आए हुए जो काठिन्य निवारण है, जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है, उसको भी हम करते चलेंगे। सा तु समुत्थाय, सा वह उठ करके, उसने उठ करके, महाश्वेता, महाश्वेता को स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, स्नेह में भर करके कंठ पकड़ लिया अर्थात गले लगा लिया। अब आया है, देखिए पहला ही गद्यांश है और इसमें दिया है सातु समुत्थाय, वह उठ करके, उसने उठ करके, किसने उठ करके, सा वह उठ करके, सा का कौन उठ करके, किसने उठ करके। अब आप अगर पूर्व कथा नहीं, अगर आपको जानकारी तो कैसे, अभी अभी मैंने कथा में आपको बताया पूर्व ज्ञान के अंतर्गत कि कादम्बरी से मिलने के लिए महाश्वेता पहुंचती है हेमकूट पर्वत पर, सबसे अंत में यही बताया। और चंद्रापीठ को साथ लेकर जब वहां पहुंचती है तो कौन उठ करके स्वागत करेगा, तो सा कादम्बरी के पास पहुंच, तो कादम्बरी, यहां सा कादम्बरी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सा कादम्बरी, उस कादम्बरी ने उठाए, समुत्स्थाल्यम, उठ करके महाश्वेतां स्नेह निर्भरम, महाश्वेता को प्रेम से भरकर, प्रेम से युक्त होकर के गले लगा लिया। महाश्वेतापि, अब महाश्वेतापि दृढ़तर दत्त कंठाग्रह, महाश्वेता ने भी दृढ़तर दत्त कंठाग्रह, दृढ़तर दत्त कंठ
आग्रह दृढ़ पकड़ लिया है मजबूती के साथ कंठ जिसका, ऐसी वह उससे ताम उसको अबाधित बोली। ताम अबाधित, काम अबाधित किससे बोली? कादम्बरी ने महाश्वेता को गले लगाया, फिर महाश्वेता भी बोली, किससे बोली? अरे जिससे गले लग, जिसने उसको गले लगाया है। तो यहाँ ताम कस्मै प्रयुक्ता, कस्मै प्रयुक्ता? कादम्बरी के, उसके कादम्बरी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कादम्बरी से बोली। कादम्बरी कैसी है? दृढ़ता, जिसने मजबूती के साथ जिसको गले लगा रखा है, ऐसी उस कादम्बरी से बोली। कौन बोली? महाश्वेता। महाश्वेता। तो प्रश्न अपने आप ही बनने या तीन चार। का समुत्थाय महाश्वेता, कादम्बरी समुत्थाय, कादम्बरी समुत्थाय काम स्नेह निर्बलाम कंठे जगरा महाश्वेता। आगे चर्चा करेंगे। तो सखी कादम्बरी क्या बोली? हे सखी कादम्बरी, भारतवर्षे राजा तारापीडो नाम, भारतवर्ष में राजा तारापीड नाम के एक राजा हैं। तस्यायम आत्मजा चंद्रापीडो नाम, चंद्रापीड का परिचय दे रही है कि भारतवर्ष में राजा तारापीड हैं और उनके पुत्र आत्मजा, आत्मना जायते इति आत्मजा, जो स्वयं से उत्पन्न हुए अर्थात पुत्र चंद्रापीड इनका नाम है। और दिग्विजय प्रसंगे अनुगतो भूमि विमा, और दिग्विजय प्रसंग में, दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में अनुगतो प्राप्त हुए इस भूमि को, अर्थात यहाँ पर आए हैं। ऐसे दर्शनार्थ प्रवृत्ति में निष्कारण बंधुताम गता, और ये दर्शनार्थ दर्शन, जब से मैंने इनको देखा है तभी से मेरे निष्कारण बंधु बन गए हैं, बिना किसी स्वार्थ के मेरे भाई मेरे मित्र बन गए हैं। कथिता चस्या बहुप्रकारम प्रिय सखी, और चस्या जय धनस्या, और इसका बहुप्रकार बहुत प्रकार, मैंने इसे प्रिय सखी के बारे में अर्थात तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रखा है। मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ इनको बताया हुआ है। जब मैंने बताया हुआ था इसका मतलब ये आपसे परिचित हैं, आपके बारे में इनको जानकारी है। अतः अपूर्ण दर्शनोयम इति विमुच्य लज्जाम अविज्ञातशीलः, इसलिए अपूर्व दर्शनोयम, अपूर्व न पूर्व दर्शना यस्य स, अपूर्व दर्शन जिसका पहले दर्शन नहीं किया है, ऐसा यह मुच्य लज्जाम, विमुच्य विमुच्य त्याग कर, लज्जा को त्याग करके, कि मैंने इसको पहले नहीं देखा है, इस लज्जा को त्याग कर। और अविज्ञातशीला न ज्ञाताशीला यस्य से, जिसके आचरण के बारे में, जिसके व्यवहार के बारे में, जिसके शील के बारे में भी ज्ञात नहीं है, इस शंका को त्याग करके, शंका को रखने की जरूरत ही नहीं है, अपहै इस शंका को त्याग कर, यथा मयि तथा प्राविवर्तित, बोले जैसा मेरे साथ तुम व्यवहार करती हो ऐसा इसके साथ भी व्यवहार कीजिए। इत्यावेदिते तथा चंद्रापीड़ा प्रणाम अकरोत, ऐसा आवेदन करने पर, ऐसा कहे जाने पर, उसके महाश्वेता के ऐसा कहे जाने पर चंद्रापीड़ा प्रणाम अकरो, चंद्रापीड़ ने उसको प्रणाम किया कादम्बरी को। तो इसमें अब आप इसके आधार पर जो इसका प्रमुख, हाँ एक और गद्य है, इसको भी आप देख लें साथ साथ। कादम्बर्यपि सविभ्रमकृत प्रणामः महाश्वेतया सह पर्यंके निशशाद, कादम्बरी भी सविभ्रमकृत प्रणामः, जब चंद्रापीड़ ने प्रणाम किया कादम्बरी को तो उसने भी सविभ्रमः कृत प्रणामः, घबराए हुए से, जैसे गांव की बालिका होती है, कृत प्रणामः प्रणाम करके, हड़बड़ाहट में प्रणाम करके, महाश्वेतया सह महाश्वेता के साथ पर्यंके निशशाद, पर्यंक पर पलंग पर बैठ गए। उसने प्रणाम किया घबराहट से और पलंग पर बैठ गए। अब वो खड़ा रह गया, जब खड़े रह गए तो उन्होंने देखा, उनके जो है परिजनों ने
उनकी सेविकाओं ने कि अब तो महाराज खड़े हैं, राजकुमार खड़े हैं, ये बैठ गई हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। तो ससंभ्रमं परिजनोपनीतम हेम पादांकितायां पीठिकायां, जल्दबाजी में शीघ्रतावश परिजनों के द्वारा, सेविकाओं के द्वारा उपनीतायाम लाई गई हेम पादांकितायाम, सोने के पैरों वाली जो पीठिका थी, छोटा सा सिंहासन था या पीढ़ा था या आज के शब्दों में कह लीजिए कुर्सी थी, उस पर चंद्रापीड़ बैठ गया। फटाफट कुर्सी लाए और ये तो खड़े रहे और वो भी चंद्रापीड़ भी वहां पर एक छोटी सी कुर्सी पर, छोटे से आसन पर बैठ गए। परिजनोपनीतेन शरीरेण कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेताया चरणं प्रक्षाल्य उत्तरयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंतम आरुरोह। और परिजनोपनीतेन, सेविकाओं के द्वारा लाए हुए जल से कादम्बरी ने स्वयं उठ करके, उत्स्थाल्य उठ करके महाश्वेता के चरणों को प्रक्षाल्य धोकर, प्रय उपसर्ग है, शारदा छाल धातु है या प्रत्यय, प्रक्षाल्य धो करके उत्तरयांशु के अपने उत्तरीय, अपने आंचल से, उत्तरीय वस्त्र से अपमृज्य पहुंचकर पुनः पर्यंतम आरुरोह, फिर पलंग पर बैठ गए, पैर धोए और पलंग पर बैठ गए। और चंद्रापीड़ लगे, चंद्रापीड़ से कादम्बर्या, चंद्रापीड़ के भी कादम्बरी की सखी मदलेखा ने चरणों को धोया, और कादम्बरी ने की सखी मदलेखा ने चंद्रापीड़ के चरणों को धोया। तो देखिए यहाँ पर बाण भट्ट ने कितना मर्यादित आचरण का पालन किया है, क्योंकि वे राजकुमारी थी, वह किसी अविवाहित राजकुमार के चरणों को नहीं धो सकती थी, लेकिन उसका सम्मान करना था, तो मदलेखा उसकी सखी के माध्यम से, सखी के द्वारा इसके चरणों को धुलवाया गया। तो यहाँ ये इसका हिंदी अनुवाद हमने दे दिया है, जो समझाया है, तो उसको एक बार पढ़ लेता हूँ, बता देता हूँ। कादम्बरी ने उठकर अत्यंत प्रेम के साथ महाश्वेता को गले लगा लिया। महाश्वेता ने भी उसे गले कसकर गले लगाते हुए कहा, सखी कादम्बरी भारतवर्ष में तारापीड़ नाम के राजा हैं, यह उन्हीं के पुत्र चंद्रापीड़ दिग्विजय के प्रसंग में यहाँ आए हुए हैं। मैंने इन्हें जब से देखा है तभी से ये मेरे अकारण बंधु बन गए हैं। इनसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह दिया है, अतः प्रथम दर्शन के कारण होने वाली लज्जा और लज्जा तथा अज्ञातशील स्वभाव के कारण होने वाली जो शंका को छोड़कर तुम इनके प्रति भी वही व्यवहार करो जो तुम मेरे प्रति करते हो। महाश्वेता के ऐसा कहने पर चंद्रापीड़ ने कादम्बरी को प्रणाम किया, और कादम्बरी भी उतावली में चंद्रापीड़ को प्रणाम करके महाश्वेता के साथ पलंग पर बैठ जाती है। चंद्रापीड़ की सेविकाओं के द्वारा शीघ्रता से लाए हुए सुनहरे पैरों वाले छोटे से सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद सेविकाओं द्वारा लाए गए जल से कादम्बरी ने स्वयं उठकर महाश्वेता के पैरों को धोया और अपने आंचल से पोंछने के बाद फिर पलंग पर जा गए। कादम्बरी की सखी मदलेखा ने भी चंद्रापीड़ को धोया। अब इस का जो हम व्याकरणात्मक टिप्पणी कर लेते हैं। समुत्थाय, सम उपसर्ग है, उत सम और उत दो उपसर्ग है, स्था धातु है और ल्यप उठ करके, गदर में गम धातु है, इक्ता प्रत्यय, विमुच्य वी उपसर्ग मुच धातु और ल्यप प्रत्यय, दृढ़तर दत्त कंठा ग्रह, यह है दृढ़तर दत्त कंठा यया सा का कादम्बरी का विषय बहुरी समास है। अविज्ञातशीला अविज्ञाता शीला यस्य सा, ये भी बहुरी समान है, लेकिन ये क्या है, चंद्रापीड़ का विशेषण। चास्य अका सवर्णे दीर्घ दीर्घ संधि है, इत्यपहाय इति धन अपहाय, इको यंति सूत्र से यण संधि, अत्रापि अत्र धन अपि, ऐसे ही है। सविभ्रम कृत प्रणाम, सविभ्रमेण कृता प्रणाम यया सा, ठीक है। अपमृज्य, अपमृज और ल्यप इसमें उपसर्ग है, अब उपसर्ग है, मृज धातु है, ल्यप प्रत्यय है।
अब इस प्यारे बच्चों अब जो इस पुस्तक का जो महत्वपूर्ण भाग है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आता है वो यह है कि गद्य आधारित प्रश्न। मैं इसमें हर प्रकार से जो पूछे जाते प्रश्न पूछे जाते हैं हर प्रकार का उदाहरण देने का हमने प्रयास इसमें किया है। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं देखिए। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक एवं लेखक का नाम लिखिए। यह प्रश्न प्रायः आया ही करता है कि इसका किस पुस्तक से लिया गया है या इसके लेखक कौन है। तो प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड़ कथा है और लेखक का नाम बाणभट्ट है। प्रश्न 2, का समुत्थाय महाश्वेता स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। का समुत्थाय कौन, किसने उठकर महाश्वेता को स्नेह से भरकर गले लगाया। जग्राह पकड़ा है लेकिन लगाया अर्थ निकलेगा। तो कादंबरी का समुत्थाय सबसे पहली वाली लाइन है का समुत्थाय, तो का कादंबरी समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। तीसरा प्रश्न, चंद्रापीड़ कस्य आत्मजासीत्। चंद्रापीड़ तारापीड़ से आत्मजासीत्, वहां भी परिचय दिया। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई भी क्रियापद या शब्द रूप कोई दे दिया जाए उसमें कौन सी विभक्ति कौन सा लकार है ऐसा भी पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें जग्राह पद आया है पहली पंक्ति में, जग्राह में कौन सा लकार है। तो जग्राह में लिट लकार है, परोक्षे लिट। जो परोक्ष में घटना भूतकाल में उसमें लिट लकार का प्रयोग करते हैं। वैसे 10 लकार हैं संस्कृत में और लेकिन हम 5 लकारों से अपना कार्य चलाते हैं तो यहाँ लिट लकार का प्रयोग होगा। तस्यायम आत्मजा चंद्रापीड़ो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमि मिमाम। अब कई बार ये पूछा जाता है कि एक रेखांकित कर दिया जाएगा किसी पंक्ति को और उसका जो है हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद होना इसलिए भी आवश्यक था कि तस्यायम आत्मजा, उसका ये पुत्र चंद्रापीड़ जो है दिग्विजय के प्रसंग में यहाँ आए हैं, ये इसका अर्थ हो गया तो अनुवाद हो गया। इसी प्रकार चंद्रापीड़ा कम प्रणाम करो। चंद्रापीड़ ने किसको प्रणाम किया था? चंद्रापीड़ा कादंबरीम प्रणाम आकरो। फिर आएगा कि कादंबरी कया सिंह सह पर्यंके निशसा। कादंबरी जो है किसके साथ पलंग पर बैठ गई थी? किसके साथ? अपने प्रिय सखी के साथ। तो कादंबरी महाश्वेतया, महाश्वेतया सह पर्यंके निशसा। ऐसे ही प्रश्न 8, चंद्रापीड़ से चरणों का प्रक्षालित होती। चंद्रापीड़ के चरणों को किसने धोया? भाई महाश्वेता के चरणों को पूछा जाता तो कादंबरी ने धोया। चंद्रापीड़ के चरणों को कादंबर्या सखी मदलेखा, तो किसने धोया? मदलेखा ने धोया। मदलेखा भी लिख सकते हैं। फिर यह कादंबर्या सखी मदलेखा प्रक्षालित वती। अब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको बताया ऐसे और अन्य प्रश्नों का भी आप निर्माण कर सकते हैं। साथ साथ प्यारे बच्चों इसमें पात्रों का चित्रण भी आता है, तो कहीं पर कोई बिंदु आए उसको भी हमें साथ साथ नोट करना चाहिए। उन बिंदुओं को पात्रों की दृष्टि से कादंबरी आई है और महाश्वेता आए हैं। यहाँ पर महाश्वेता और कादंबरी दोनों ही सखी प्रेमी है। महाश्वेता जब कादंबरी के पास आती है तो कादंबरी तुरंत भाग करके और उसको गले लगा जाती है और वो भी गले लगती है, बड़ी प्रसन्न होती है। और दूसरा एक उदाहरण और मिलता है कि कादंबरी जो है अपने जो है सखी महाश्वेता के चरणों को खुद धोती है, उसको अपने आंचल से पहुंचती है, पलंग पर बैठकर बातचीत करती है। तो इस बात का द्योतक है कि दोनों में बहुत अत्यधिक प्रेम है। दूसरा वो संकोची स्वभाव की भी है।
इसी से बात से पता लगता है कि भाई तुम जो है तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया, तुमने पहले इसको नहीं देखा, इस शंका को त्याग दो, क्योंकि वे संकोची स्वभाव की है, लज्जा से युक्त है, लज्जा स्वभाव की है। तो इस प्रकार से उसी के कारण से वे उसको प्रणाम नहीं करती, प्रणाम भी करती है तो बड़ी हड़बड़ाहट में करती है, फिर जाकर के पलंग पर बैठ जाती है। तो ये सारा जो है कादम्बरी की जो है लज्जाशीला और संकोची स्वभाव को दर्शाता है। व्यवहार कुशल में महाश्वेता आते ही कह देती है कि भाई ये जो मेरे साथ आया है इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करो जैसा मेरे साथ करती हो। तो ये क्या है, ये व्यवहार कुशलता का ये जो है ये द्योतक है। चंद्रार्जुन की विनम्रता यहीं से दिखाई देती है, बेचारा वो खड़ा है और खड़े हुए जो है वो पहले ही वो प्रणाम करता है उसको, उसको कादम्बरी को। उसके बाद जो है वो बैठ जाती है, तब भी वो खड़ा रहता है, एक छोटा सा सिंहासन आता है, उस पर जाकर के चुपचाप बैठ जाता है। तो ये ऐसे बच्चों आज के इस अभ्यास कार्य के लिए आपको जो ये दोनों गद्यांश दिए हैं, इनमें आपको प्रश्नों का निर्माण करना है, उसके उत्तर, और जो मैंने यहाँ पर प्रश्न दिए हैं उनको प्रश्नों को और उनके उत्तर भी अपनी पुस्तिका में लिखना है। दूसरा, महाकवि बाण भट्ट का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का परिचय तथा उनकी गद्य शैली, ये 3 प्रश्न अलग अलग संक्षिप्त में आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है और उसको याद भी करना है। ठीक है, आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही है। कोरोना के इस संकट काल में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सिद्धांत का पालन करते रहिए।